हेलो, हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप? मैंने सोचा कि विकास नगर वालों से पूछा जाए कि कैसे हैं आप। मैंने सोचा कि उन औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाले लोगों से पूछा जाए कि कैसे हैं आप। नोएडा के उन श्रमिकों से जो महिला, पुरुष, बच्चे, पूरा का पूरा परिवार सड़कों पर इतनी गर्मी में 40 डिग्री तापमान, उसकी गर्मी में सरकार से ये मांग कर रहा है कि उनके वेजेस को बढ़ाया जाए, उनके मेहनताने को बढ़ाया जाए। उनसे पूछा जाए कैसे हैं आप। अच्छा जवाब नहीं मिलेगा, बहुत खराब जवाब मिलेगा। विकास नगर लखनऊ की न्यूज़ अब दब गई है, अब न्यूज़ उसकी नहीं आ रही है। आजकल यही होता है कि न्यूज़ दब जाती हैं। रिप्लेसमेंट चल रहा है, इंफॉर्मेशन का रिप्लेसमेंट चल रहा है। एक वक्त था जब कहा जाता था कि सूचना का युग है, खूब सूचनाएं आने वाली हैं, खूब सूचनाएं जिसके पास होंगी वो पावरफुल होगा, सूचनाएं जिसके पास नहीं होंगी वो पावरफुल नहीं होगा। तो हाँ, सूचना का युग है, लेकिन सूचनाएं अब बाजार बन गई हैं, सूचनाएं अब इनसेंसिटिविटी का कारण बन गई हैं। आज एक सूचना आती है, 2 लोग मर जाते हैं, कल वो सूचना दबा दी जाती है, क्योंकि ऐसा ना हो कि पैनिक क्रिएट हो जाए। पहले पैनिक क्रिएट होता था, कुछ सरकारों पर दबाव पड़ता था, लोगों में सेंसिटिविटी थी, तो लोग आलोचना करते थे कि ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मजदूरों के साथ गलत होता था तो आम पब्लिक नाराज़ होती थी, लोग नाराज़ होते थे, सरकारों पर दबाव पड़ता था। अब सरकारों पर दबाव नहीं पड़ता, पूरी की पूरी बस्ती जल गई और कुछ नहीं हुआ। यहाँ के मुख्यमंत्री उस मुद्दे पर बोले भी नहीं। उनको जिस मुद्दे पर बोलना चाहिए वो उनका मुद्दा नहीं है। वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला रोल प्ले कर रहे हैं। वो किस मुद्दे पर बोलते हैं? वो बोलते हैं परिसीमन बिल पर, जिसका नाम है महिला आरक्षण बिल। परिसीमन बिल का नाम इन लोगों ने महिला वंदन, मैंने तो कोशिश भी नहीं की कि क्या वंदन, उसमें स्त्री वंदन, नारी वंदन अधिनियम याद करूं। मैंने कोशिश भी नहीं की। नारी वंदन, व्हाट नारी वंदन? इस देश में नारी वंदन जैसी कोई चीज भी है? वंदन मीन्स वंदना, प्रार्थना, इज्जत, रिस्पेक्ट। ऐसा तो हुआ नहीं, वंदन हुआ नहीं। भारत में नारी वंदन नहीं होता है। भारत में नारी वंदन के कैलेंडर बनते हैं, उसमें तरह तरह के जो देवियों की कल्पना होती है, जो भी फैंटेसी होती है। सरस्वती हैं तो वो सफ़ेद साड़ी पहनी होनी चाहिए, उनके हाथ में वीणा होनी चाहिए, उनके आसपास मोर होना चाहिए, ऐसा पक्षी जो इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाता, ऐसा होना चाहिए। एक बहुत ही सूदिंग माहौल होना चाहिए। सफ़ेद कमल पर बैठा दिया जाए कैलेंडर, नारी वंदन कर लो। शिक्षा मत लो, नारी वंदन कर लो। शिक्षा मत लो, देवी वंदन कर लो। तो नारी वंदन जैसा कोई चीज नहीं। तो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो उस मुद्दे पर नहीं बोलते जो उनका मुद्दा है, जिस पर उनसे बोलने की अपेक्षा की जाती है। वो बोलते हैं उस मुद्दे पर जिससे उनके बोलने को कोई नोटिस भी नहीं करेगा। हाँ, बस आप ये नोटिस करेंगे कि आदमी इस मुद्दे पर क्यों बोल रहा है। इसको तो विकास नगर के मुद्दे पर बोलना चाहिए। विकास नगर इतनी बड़ी बस्ती जल गई, 2 बच्चे मर गए, एक बच्चा कुछ महीने का था, एक बच्ची कुछ साल की थी, नहीं निकल पाए, जल के भस्म हो गए। कल्पना कीजिए कि एक जीवित प्राणी जल रहा हो और उसको बचाने के लिए कोई ना हो। एक महिला हाथ में 1.5 लाख रुपए जले हुए नोटों को लेकर के खड़ी थी, कह रही थी कि उसने यही बचाया था, घर बनाने के लिए बचाया था और वो जल गया, जल के खाक हो गया। उसकी जो सूरत थी, उसका जो लुक था, उसका जो चेहरा था, उसकी जो साड़ी थी, उसका जो कपड़ा था,
वह देख के, कपड़ा देख के माली हालत का पता चल रहा था। पर कपड़ा देख के अब हम लोग भी पहचानने लगे हैं। जब सत्ता में बैठे लोग कपड़ा देख के पहचान लेते हैं कि ये कौन है, हम लोग भी अब पहचान लेते हैं कि कपड़ा देख करके पता चल जाता है कि लोगों की माली हालत क्या है। 1.5 लाख रुपए किसी तरीके से विकास नगर कॉलोनी में रहने वाली महिला ने बचाया था। पति मजदूर है, कहीं काम करता है और उसने पैसा बचाया कि वो घर बनाएगी। झुग्गी से एक कमरे में रहने का सपना ही बस देख रही थी। उसके जीवन में झुग्गी से अपडेट होकर के एक कमरे में रहने का सपना था बस। बाकी लोग, कोई प्रधानमंत्री बनने का सपना देखता है, कोई मुख्यमंत्री बनने का सपना देखता है, कोई IAS बनने का सपना देखता है, कोई डॉक्टर बनने का सपना देखता है। उसके जीवन में सिर्फ ये सपना था कि 1.5 लाख रुपए उसने बचाए थे, वो भी जल गए। अब उसका सपना खत्म। न जाने कितने साल लगेंगे उसको 1.5 लाख रुपए इकट्ठे करने में। जलाता कौन है नहीं पता। मैंने उसी वक्त पेपर में पढ़ा कि हमारे जो लखनऊ की मेयर साहिबा हैं, वो उस वक्त गोवा में थी। गोवा तो कुछ लोगों का सपना होता है, गोवा जाना है, बीच के किनारे जाना है, मज़े करने हैं, समुद्र की लहरों के किनारे। उनका भी सपना था, एक उसका सपना, एक उनका सपना। हालांकि वो सपने देखने नहीं गई थी। आजकल पार्षदों, मेयरों और विधायकों, प्रधानों का भी बहुत ऊंचे ऊंचे सपने दे सकते हैं। वो कहीं भी जा सकते हैं, इंग्लैंड जा सकते हैं। आज की सरकार के प्रधान और विधायक भी बस एक खास योग्यता होनी चाहिए, उन्हें थोड़ा ज्यादा कमीना होना चाहिए, उनको ज्यादा बदतमीज होना चाहिए, उनको ज्यादा लोगों का इंसल्ट करने आना चाहिए, बड़े नेताओं को गाली देना आना चाहिए, बड़े बड़े सबसे बड़े नेता को गाली देना आना चाहिए, और उससे भी अपडेट हुए तो नेहरू को गाली देने आना चाहिए। तो विकास नगर पर हमारे मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं बोला। बोला किस पे? परिसीमन बिल पे, सो कॉल्ड नारी वंदन संशोधन अधिनियम, जिसमें परिसीमन छिपा हुआ था। महिला आरक्षण बिल पास हो गया है, 2023 में पास हो गया है, लेकिन जैसा पास हुआ था वो थोड़ा सा बीच में समझ में आया कि अरे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो संशोधन लेके आ गए। 3 बिल क्लब करके लेके आ गए कि इसी बहाने इसको पास कर लेंगे, नहीं पास हुआ तो बेइज्जत करेंगे लोगों को, विरोधियों को। मैं विरोधी नहीं कह रही हूँ, मुख्यमंत्री जी विरोधी कहते हैं, विपक्ष को विरोधी कहते हैं, और कहते हैं कि यह बिल जो पास नहीं हुआ वो द्रौपदी के चीर हरण जैसा है। तुलना भी तो देखिए, क्या कमाल की तुलना करते हैं। कंपैरेटिव स्टडी भी उनकी बड़ी गजब की है। एजेंडा कितना तगड़ा है, लोगों को उनकी चालों को समझना चाहिए। बड़े चालबाज लोग हैं, बड़े झूठे लोग हैं, बहुत ही खतरनाक लोग हैं, ये देश के लायक नहीं है। इनकी मंशा बहुत खराब होती है। ये तिल को ताड़ बनाते हैं, राई को पहाड़ बनाते हैं। महिला संशोधन बिल गिर गया, मतलब द्रौपदी का चीर हरण हो गया, और चीर हरण में सबसे ज्यादा आगे उत्तर प्रदेश है। सबसे बड़ा मजाक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का है महिलाओं को ही लेकर। यहां पर पिछले कई सालों से, 10 सालों से शक्ति मिशन चलता है, मिशन शक्ति। खूब पुलिस वाले फोटो खिंचाते हैं, थानों में पोस्टर्स छपते हैं, इनको पुरस्कार दिया जाता है, उनको पुरस्कार दिया जाता है, 2 लड़कियों को बुला करके कुछ दे दिया जाता है, फोटोग्राफी होती है, और हर थाना फोटो चिपकाता है, मिशन शक्ति सफल। दैट्स इट। इसके बाद कुछ नहीं होता। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बलात्कार होते हैं, सबसे ज्यादा नारी नाबंदन होता है। वंदन इस तरीके से तो होता नहीं, बड़ी सिंपल सी बात है। वंदना के लिए तो वंदना के लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए, नारी की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, पर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अपमान होता है। और सबसे ज्यादा मुखर आवाज देने वाले महिला आरक्षण विधेयक पर, अधिनियम पर
साहब ने बोला, छोटे साहब ने। बोलना किस पे चाहिए? विकास नगर पर। विकास नगर जल के खाक हो गया, साहब ने कुछ नहीं बोला। उनकी मेयर गोवा में थी, क्या कर रही थी? स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तमाम सारे छुड़भइयों के बीच मीटिंग कर रही थी। यहाँ की मेयर साहिबा जो है स्मार्ट सिटी की बड़ी प्रशंसक हैं और वो चाहती हैं कि यहाँ कम से कम झुग्गियाँ तो बिल्कुल ना रहें, झुग्गियाँ नहीं होनी चाहिए। अगर झुग्गियाँ हुई तो फिर शहर कैसा? झुग्गी बदसूरत लगती है। शहर में कोई बड़ा व्यक्ति आ जाए, बेइज्जती होती है, पर्दा लगाना पड़ता है, कहीं कोई गंदा आदमी ना दिख जाए, शान में कोई गुस्ताखी ना हो जाए। मैडम गोवा में थी, विकास नगर जल रहा था, बड़े बड़े 2 टावर खड़े थे। अब वो टावर आगे बढ़ेंगे, मैदान साफ है, विकास नगर जल गया, न्यूज़ दब गई, लोग कहाँ गए कोई पता नहीं। हाँ, ये जरूर पता है कि बर्तन मांजने वाली नहीं आई। बर्तन मांजने वाली डोमेस्टिक हेल्प मिश्रा जी के घर में नहीं आई, वर्मा जी के घर में नहीं आई, गुप्ता जी के घर में नहीं आई, श्रीवास्तव जी के घर में नहीं आई। बर्तन मांजने वाली डोमेस्टिक हेल्प आज नहीं आई। कैसे काम करेंगे? पूरा घर गंदा पड़ा है। पेपरों में इस तरह चर्चा हो रही है, वे बंदे कहाँ गए, किधर गए, मर रहे हैं, जी रहे हैं, उनके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, उनको शेल्टर किसने दिया, शेल्टर कहाँ है, कितना दूर है, इसका पता नहीं। डोमेस्टिक हेल्प बर्तन मांजने नहीं आए क्योंकि विकास नगर में ही सारे डोमेस्टिक हेल्प रहते थे, सारे मुसलमान। डोमेस्टिक हेल्प भी सारे मुसलमान। क्या कमाल की बात है। कोई कहेगा वाह, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। इसी को मैं फ्रॉड कहती हूँ, इसी को मैं धोखा कहती हूँ और इसी को मैं जालसाजी कहती हूँ। ये राजनीति नहीं है, इसे राजनीति नहीं कहते, ये गुंडागर्दी है, ये गुंडागर्दी है। गुंडागर्दी क्यों? जिसके पास शासन है, शक्ति है, वो सत्ता का अभ्यास उन लोगों को नष्ट करने में कर रहा है जिसे सरकार के शेल्टर की सबसे ज्यादा जरूरत है। दाता ही नष्ट कर रहा है। जिसे देना चाहिए, जिसे उदारता दिखानी चाहिए, जिसे दया दिखानी चाहिए, जिससे उम्मीद है, वो ही नष्ट कर रहा है। सत्ताधीश जो आवास देने के वादे करते हैं, जो पानी देने का वादा करते हैं, जो सड़क देने का वादा करते हैं, हर एक नेता कहता है सड़क पानी बिजली, सड़क पानी बिजली, और सड़क पानी बिजली और आवास उजाड़ रहा है। किसका? आम आदमी का। लोक कल्याण की भावना सरकारों से जा चुकी है। जिस राज्य का मुख्यमंत्री है उससे पूछा जाना चाहिए कि विकास नगर क्यों जला, विकास नगर के लोग कहां गए, उनका सहयोग किसने किया, उनकी जीविका का क्या और आगे साधन है, वो महिलाएं कहां गई, उनके बच्चे कहां गए, वो जो पढ़ रहे थे, बच्चे जो स्कूल जाते थे किसी तरह, वो कहां गए? नहीं, न्यूज दब गई बहुत है। साहब बोल रहे हैं महिला संशोधन विधेयक पर बोल रहे हैं। बोलना किस पे चाहिए? राज्य के मसलों पे। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मिस्टर दीवाने बोल किस पर रहे हैं और बोलना किस पर चाहिए? बंगाल में गए, वहां पर उन्होंने बोला तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इसको विवेकानंद ने कहा था। मतलब अब वो ये भी नहीं चाहते कि ये बात सुभाष जी बोले
वो चाहते हैं कि विवेकानंद जी बोलें तो ज़्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि वो सन्यासी हैं, गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं और इनको सन्यासियों का एग्रेशन दिखाना है। सन्यासियों के रूप में साधु संतों का जो भीतर की आत्मा है वो बदल देना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर बदल देना चाहते हैं। साधु का सॉफ्टवेयर बदल करके उसको तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा बोल देंगे, तो वो बार बार झूठ बोलेंगे तो 10 बार झूठ बोला जाएगा, 4 लोग और बोलेंगे, उसके बाद झूठ झूठ क्या हो जाएगा, वो सत्य बन जाएगा। आने वाली जनरेशन कहेगी विवेकानंद ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मतलब एक साधु वेशधारी पढ़ा लिखा शिक्षित नरेंद्र, ये नरेंद्र नहीं, विवेकानंद, उनका बचपन का नाम नरेंद्र था। अब कोई हर नरेंद्र एक जैसा तो नहीं होता ना, गलतफहमी में जीने की जरूरत नहीं है। वो ये दिखाना चाहते हैं कि शरीर साधु का है पर आत्मा मुझे नहीं लगता उन्हें आता नहीं था। अगर वो सत्य बोलते तो ये न्यूज़ नहीं बनती और वो कहीं खो जाते। वो उल्टा बोलेंगे। कुख्यात होना ही फैशन है, कुख्यात होना फैशन है आज का। तभी न्यूज़पेपर में छपना होता है, सुर्खियां होती हैं, सनसनी होती है। कोई पोस्ट लिखता है तो वो खूब रीट्वीट, शेयर और उन्हें फॉलो किया जाता है कि इसने मज़ा दे दिया। बंगाल का इलेक्शन नहीं है। अब आप ये नहीं कह सकते कि भारत में जो इलेक्शंस होते हैं वो फेस्टिवल की तरह होते हैं। अब आप नहीं कह सकते, क्योंकि भारत के जो इलेक्शंस हैं वो अब युद्ध की तरह लड़े जा रहे हैं। अब युद्ध में कौन जीतता है? युद्ध में वही जीतता है जो ताकतवर होता है। ताकतवर और इनडिसिप्लिन्ड, वो युद्ध जीतेगा। इलेक्शन अब फेस्टिवल नहीं है, इलेक्शन अब युद्ध है। फेस्टिवल तब था जब नेताओं में मर्यादा थी, लोकतंत्र की समझ थी, संस्थाओं में गरिमा थी। अब नहीं है। अब इलेक्शन कमीशन अपने कंडक्ट भूल चुका है, सुप्रीम कोर्ट अपने कंडक्ट भूल चुका है, भूल चुके हैं। संस्थाएं अपने कंडक्ट भूल चुकी हैं और फिर भी वो कहती हैं कि वो संविधान का पालन करती हैं। एक डिवीजन बचा था महिला पुरुष का, वो भी डिवीजन उन्होंने करने की कोशिश की। हिंदू मुसलमान में फेल हो गए, ज्यादा बचा नहीं है, इसीलिए तो वो खुद उजाड़ रहे हैं। पहले छोटे छोटे ग्रुप्स को लड़ा देते थे, लिंचिंग करवा देते थे, कुछ लफंगे लिंचिंग कर देते थे, वो चला। अब उसका फैशन गया, फिर बुलडोजर का फैशन आया, वो भी फैशन अब पुराना हो गया। गर्मी बढ़ गई है, मौसम भी है, कोई कुछ कहेगा भी नहीं। टेम्परेचर बढ़ रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं मानसिक बदलाव आ रहा है। ये भी एक अवसर है, आपदा में अवसर। मतलब ये ऐसे लोग हैं कि अगर आप विपत्ति में हैं तो ये तलाश करते हैं कि अवसर कहाँ है, उसका फायदा उठा लो। इसे कहते हैं, ये कोई पॉजिटिव थॉट नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये कोई पॉजिटिव थॉट है और आप बहुत विचारक किस्म के बंदे हैं और विपत्ति में आप कुछ आशा की किरण लेके आए हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। आपदा में अवसर इज वेरी नेगेटिव कॉन्सेप्ट, बहुत ही नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। ये अमानवीय है, मानवीय गरिमा के खिलाफ है। आपदा में अवसर एक गंदा कॉन्सेप्ट है और इसका परिणाम हमने देखा। सूरत से हजारों लोग, हजारों निम्न आय के लोग जिनकी इनकम बहुत कम होती है, जो किसी तरीके से अपना जीवन बसर कर रहे हैं, उन्हें एलपीजी नहीं मिल रहा है। पिछले वीडियो में भी हमने एलपीजी की प्रॉब्लम का जिक्र किया था। हम यहाँ बहुत जिक्र नहीं करते, हमारी जो कुछ भी डिटेल बात होती है वो हम अपने कॉलम में लिखते हैं। कॉलम संडे को प्रकाशित होता है, उसको आप पढ़ सकते हैं, उसमें बहुत सी बातें होती हैं।
इस बार हमने महिला के ऊपर भी लिखा था, तो उसमें यहाँ पर हम उसका जिक्र नहीं करते, यहाँ पर हम बहुत सामान्य बातें करते हैं। तो सूरत से जिस तरीके का वीडियो आया, मैं देख के हतप्रभ हो गई। ये बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसे कोरोना के दौर में लोग भाग रहे थे। इंसानी गरिमा तो है ही नहीं, मानवीय गरिमा खत्म है, इज्जत ही नहीं है, इंसान की कोई इज्जत ही नहीं है। एक तो वो खुद अपनी इज्जत नहीं करता, और ऊपर से सरकार तो बिल्कुल कीड़ा समझती है, कीड़ा मकोड़ा समझती है। वो भाग रहे थे, क्यों? क्योंकि वो खाने की व्यवस्था नहीं कर सकते, एलपीजी नहीं मिल रहा है। तो गुजरात से इस तरह भाग रहे हैं। कुछ उम्मीद थी, गए थे शहर, कुछ कमाएंगे, घर बनवाएंगे। घर गांव से शहर जाते हैं लोग तो अक्सर कुछ कुछ अपना बचत करके कुछ अपने घरों को रिपेयर करते हैं, घर बनवाते हैं। वो श्रमिक वर्ग ही है, उनका कोई फिक्स अमाउंट में वेतन नहीं मिलता, वे कोई परमानेंट लोग नहीं होते हैं, वो श्रमिक वर्ग है। वो भी भाग रहे थे। पेट नहीं भरेगा तो काम क्या करेंगे? खाक। ये देश बिल्कुल, आरएसएस में एक गाना गाते हैं, आरएसएस की शाखाओं में, करवट बदल रहा है देखो भारत का इतिहास। करवट नहीं, वो पेट के बल लेट चुका है। भारत का इतिहास बिल्कुल 1-2 साल और कुछ मिल गया तो इस शासनकाल में गद्दे से रुई बाहर आ चुकी है, तकिए से रुई बाहर आ चुकी है, फर्नीचर से रुई बाहर आ चुकी है, सब कुछ फैल चुका है। भ्रम में मत रहिए कि कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है। कंस्ट्रक्शन एक धोखा है। ये देश खोखला हो रहा है, देश के युवा खोखले हो रहे हैं। याद होगा कि 2014 में जब गवर्नमेंट आई थी केंद्र सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो छोटे बच्चों के स्कूलों में खूब जाते थे। इन लोगों का एक सोच है कि जो बच्चे होते हैं वो भारत के कर्णधार होते हैं। सुना होगा, बहुत सारे लोग सुनते हैं, कर्णधार होते हैं, कर्णधार होते हैं। तो कर्णधारों से मिलने गए थे। अब आज वो बच्चे युवा हो गए हैं, 22-22 साल के, 23-23 साल के। बहुत कम बच्चे मिलेंगे जिनकी सोच में धर्म, निरपेक्षता, उदारता और सद्भाव, फ्रेटर्निटी, इन सब की बात होगी। अगर जिनमें होगी तो इसका मतलब है कि उनके माता पिता ने उनको रेगुलर रिफॉर्म किया है, क्योंकि स्कूलों ने इतने सालों में कुछ नहीं दिया है। हमारे देश के सभी स्कूल, जिनको राजीव गांधी के समय में, नेहरू के समय में, कांग्रेस के समय में, कांग्रेस तो बहुत सालों से बीच बीच में नहीं भी रही है, तो अन्य लोगों के ने भी कोई बहुत बड़े बदलाव नहीं किए, स्कूलों में शिक्षा को लेकर छेड़छाड़ नहीं की, सुधार ही किया। लेकिन ये इतिहास को बदल रहा है। इतिहास में इनका कोई जगह नहीं है। इतिहास में जगह बनाना चाहते हैं, और जगह कैसे बनेगी? जब एक को डिलीट करोगे तब तो बनेगी। गांधी को हटाओगे तभी तो सावरकर को प्लांट करोगे, ऐसे तो नहीं प्लांट हो जाएगा। दोनों अलग, एक की हत्या होती है, एक तो कैसे दोनों एक साथ होते हैं? इतिहास में जगह नहीं बना पाएंगे, तो रिप्लेस कर रहे हैं। इसीलिए विवेकानंद का नाम लेकर कहते हैं तो मुझे खोल दो। सुभाष जी हैं वो, भाई सुभाष जी बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं बदल जाएगा इतिहास। लेकिन इनकी पूरी कोशिश है। तो देश में जो है नकली इंजेक्शंस पकड़े जाते हैं। अभी नकली दवाई पकड़ी गई थी, नकली इंजेक्शंस पकड़े जा रहे हैं। कैसे कोई भरोसा करेगा? हॉस्पिटल्स के हालात अच्छे नहीं हैं। ऐसे में नकली दवाइयाँ अगर पहुंचती हैं तो क्या होगा, ये सोचा जा सकता है। एक महिला पहुंची लेंसकार्ट में, मैंने भी चश्मा बनवाया है 1-2 बार। एक महिला लेंसकार्ट में पहुंचती है, बिल्कुल बाल कलर करके, बहुत ही फैंसी ड्रेस में, मतलब
फैंसी ड्रेस उसकी साड़ी होती है, लेकिन वो भी फैंसी लगती है जब आप थोड़ा सा एग्रेशन में निकलते हैं, बाल को कलर करके और उसी कलर की साड़ी पहन के मेकअप करके और थोड़ा सा गुस्सा लेके जब आप उतरते हैं तो आपको देखा जाता है कि ओह बहुत एग्रेसिव महिला है, वाह, पहुंच जाती गुंडागर्दी करने। वो एक 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 विचार फैला रहे हैं कि तुम काम नहीं कर सकते, बिना तिलक और बिना चंदन के तुम काम नहीं कर सकते। वो दहशत फैलाना चाहते हैं, वो दुकानों में घुस के दहशत फैलाना चाहते हैं कि तुम मुसलमान हो तो क्या हुआ, तुम अपने धर्म की प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तुम पहले हिंदू की तरह दिखो और फिर तुम अपने काम करो, अदरवाइज हम तुम्हें काम नहीं करने देंगे, तुम्हारी दुकानें तोड़ देंगे, तुम्हारा रोजगार छीन लेंगे, तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। अगर तुमने ज्यादा चू चू की तो तुम्हारा घर भी तोड़ डालेंगे, बुलडोजर कर देंगे, आग लगा देंगे, सब कर देंगे। देश में ये चल रहा है। तपस्वी कहने से कोई तपस्वी नहीं हो जाता, तपस्वी दिखने से कोई तपस्वी नहीं हो जाता। और इस देश को तपस्वियों की जरूरत नहीं है, भगोड़ों की जरूरत नहीं है इस देश में। आप घर छोड़कर इसलिए भागे थे कि आप देश बर्बाद कर सके, आप अपने घरों को छोड़कर इसलिए आए थे कि देश को बर्बाद कर सके। आपका एजेंडा हमें पहले क्यों नहीं पता चला? हिडन एजेंडा आपने क्यों छुपाया? अपना एजेंडा आपने क्यों छुपाए रखा? ये प्रयोग है, ये देश के साथ प्रयोग कर रहे हैं, पब्लिक को परेशान कर रहे हैं। बंगाल का इलेक्शन देख करके दिमाग खराब हो जाता है। ऐसा लगता है कि आज तो बंगाल में ये प्रोजेक्ट चला रहे हैं, एक पायलट प्रोजेक्ट चला रहे हैं, कल को पूरे देश में ऐसे सीआरपीएफ की बड़ी बड़ी गाड़ियां घूमेंगी, लोगों को डराएंगी कि इलेक्शन तुमने भाजपा में, अगर तुमने वोट भाजपा को नहीं दिया तो हम तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। क्या आप इस तरीके से लोगों को ऊपर दबाव डाल करके चुनाव करवाएंगे? गालियां देकर चुनाव करवाएंगे? एक राज्य में जब चुनाव होता है तो डबल इंजन की सरकारों का हर मुख्यमंत्री वहां प्रचार करने पहुंच जाता है। प्रचार करने वो पहुंच जाते हैं, वो मंत्री पहुंचते हैं जो अधिक हैट्रेड की भाषा इस्तेमाल करते हैं, उनकी लैंग्वेज में गंदगी होती है, उनकी लैंग्वेज में बदबू आती है, वो लोग जाते हैं चुनाव प्रचार करने। ये योग्यता है। अगर आप गोरक्षक हैं, पहले के जमाने में आईएएस खास बात होते थे, डॉक्टर खास बात होते थे, आईआईटी से निकला हुआ इंजीनियर खास बात होता था। आज कौन खास है? गोरक्षक, मॉब लिंचिंग करने वाला, ऑरेंज कपड़े पहनने वाला, ठग, झूठ बोलने वाले पत्रकार, बिकने वाले पत्रकार, उनके पक्ष का एजेंडा चलाने वाला मीडिया हाउस, आज वो खास है, उनको सम्मान प्राप्त है। अगर कोई पत्रकार बहुत पैसे वाला है तो आप उसका बैकग्राउंड चेक कीजिए कि वो किस किस्म का काम करता है। आज पत्रकारिता में इतना पैसा है, बस आप एक बार बिक जाओ, एक बार हाँ कह दो, फिर देखिए जो डटे हैं, इसका मतलब है कि उनमें खास बात है, उन्हें खरीदा नहीं जा सकता। हम इस दौर में हैं, इसलिए जो इंसान है उनके बारे में लोगों को सोचना चाहिए कि वो अभी भी मानवीय गरिमा का सम्मान करते हैं, अभी भी सत्ता के आगे झुके नहीं हैं, अभी भी सवाल करते हैं। भाई ये सवाल तो किया जाना चाहिए था, विकास नगर क्यों जला? जब वो जल रहा था तो यहाँ के जो मिनिस्टर्स थे वो क्या कर रहे थे? दमकल की गाड़ियां लेट क्यों पहुंची? आखिरकार सब कुछ जल के खाक क्यों हो गया? आधा जलता, तिहाई जलता, 1/10 जलता, पूरा जल गया। क्या ये देश आज 80s के दशक की फिल्में, 90s के दशक की फिल्मों को फॉलो कर रहे हैं? सोचने वाली बात है। ये देश हम सभी का है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है कि वो उसको स्टेज समझ करके नाटकों का मंचन करे। मणिपुर की हालत इतनी खराब है, इतनी खराब है, कैसे कोई झाल मुड़ी खा सकता है ऐसे हालात में? कैसे? किस किस्म की आत्मा है? कोई ये नहीं कह सकता कि प्रधानमंत्री के पास बहुत काम होते हैं, मुख्यमंत्री के पास बहुत काम होते हैं, एक ही में कैसे हो सकता है कि ध्यान करें? 3 साल होने को है। मैं स्टोरी ट्यूब में आपको मणिपुर की कहानी सुनाऊंगी। मैं लिख रही हूं।
मैं कलेक्ट कर रही हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पर मैं सुनाऊंगी कहानी इस सरकार की विफलता की, इस सरकार के झूठ की, इस सरकार के द्वारा फैलाए गए हैट्रेड की कहानी सबको पता होनी चाहिए। हमारे बहुत सारे दोस्त मणिपुर जाते रहते हैं, महिलाएं, पुरुष, पत्रकार, किसी तरीके से हिम्मत करके बताते हैं कि क्या चल रहा है। अभी मैंने एक तस्वीर देखी, मुझे अच्छा लगा कि ऐसी तस्वीरें अगर भारत के हर कोने से आने लगे तो ये इनके गाल पर तमाचा होगा, जोर का तमाचा होगा। तमाचा क्या? आपने पूरे साल हमेशा, जब से आपका ऑर्गेनाइजेशन बना है तब से आप हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाते रहते हैं। लेकिन कुछ मुसलमान हज यात्रा को जा रहे थे और उनके कुछ हिंदू पड़ोसी उन्हें प्यार से गले लगा रहे थे, प्यार बांट रहे थे, उन्हें माला पहना रहे थे, उनको हैप्पी जर्नी बोल रहे थे। ऐसी तस्वीरें, ऐसे वीडियोस इन लोगों की सोच पर तमाचा है। और हमारा भारत ऐसा ही है, पूरे भारत को ऐसा होना चाहिए। छोटे छोटे ग्रुप्स बन गए हैं, लेकिन उन्हें बदल जाना चाहिए, क्योंकि नफरत होती है। नफरत एक स्थायी भाव नहीं है, पर इसको अगर बार बार ईंधन और मसाला मिलता रहे तो उसकी अग्नि जलती रहती है। प्रेम के लिए भी ऐसे ही प्रयास करना पड़ता है। हमेशा मेरी चाय ठंडी हो जाती है। स्टूडेंट लाइफ से ही आदत है कि चाय रखी रहती, ठंडी हो जाती है, फिर पीते हैं। खैर, जब से ये सरकार आई है लगभग 5 करोड़ लोग अब मतदाता नहीं रहे पूरे देश में। क्या वे सभी घुसपैठिए हैं? वे घुसपैठिए नहीं, ये झूठ है। इस झूठ में नहीं आना चाहिए। वे घुसपैठिए नहीं है। कभी यहाँ की सरकार ही ने उन्हें आने दिया था, कभी यहाँ के लोगों ने ही उन्हें प्यार दिया था, उन्हें अपना पड़ोसी बनाया था। इस देश में झुग्गियाँ नहीं जलनी चाहिए। ये एक ट्रॉपिकल कंट्री है, एक विकासशील देश है। यहाँ झुग्गियाँ आम बात है, बनेंगी, ज़रूर बनेंगी। सबकी इकोनॉमिक स्थिति एक जैसी नहीं होती। एक घर बनाने में बहुत पैसे खर्च होते हैं, एक घर बनाने में बहुत वक्त लगता है, एक घर बनाने में बहुत फीलिंग्स आती हैं, बहुत फीलिंग्स होती हैं, बहुत दिल लगता है एक घर बनाने में। और आपके घर को एक बार में तोड़ दिया जाए तो कैसा लगेगा? झुग्गियां भी मिलकर लोग बनाते हैं और वहां प्रेम से रहते हैं। वहां के भी बच्चे कभी कभी IAS बन जाते हैं, कभी कभी डॉक्टर बन जाते हैं। ऐसे नहीं झुग्गियां जलाई जानी चाहिए। लोगों की आत्मा के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। माना कि किसी का सपना है स्मार्ट सिटी का, तो इस तरह क्या हमारी सरकार इतनी कमजोर है या भारत इतना कमजोर है कि पैरेलली उन्हें रहने भी दे, उनके लिए बिल्डिंग्स भी बनाए? पैरेलली नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ वैसे लोग करते हैं जिनमें धैर्य हो, जो शिक्षित हों, जो क्रिमिनल्स नहीं हो, जो औरतों का बलात्कार नहीं करते हों। ऐसे लोग पॉलिसी मेकर्स होते हैं तो देश विकास करता है। ऐसे लोग नहीं जो किसी राज्य में इतनी अशांति हो तो वो झाल मुड़ी खाता हो। और वे लोग भी नहीं जो इसे न्यूज बनाते हैं, वे लोग भी नहीं जो इसे फैलाते हैं, वे लोग भी नहीं। ये आलोचना के पात्र हैं। इनका देश से कोई लेना देना नहीं है, इनका इंसानों से कोई लेना देना नहीं। मुझे तो लगता है कि ये इंसान ही नहीं है। टाटा। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।